बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में दुकानों के बाहर संचालकों का नाम लिखने की बीजेपी की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि यह भेदभाव का मैसेज देने वाली मांग है। उनकी माने तो महापुरुषों ने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब नफरत और घृणा फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखने का नियम है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से उज्जैन में दुकान के बाहर संचालकों के नाम लिखने की मांग पर पलटवार आया है। बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला की तरफ से यह मांग उठाई गई थी और उनकी तरफ से कहा गया कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दुकानों के बाहर संचालकों का नाम लिखा होना चाहिए। दरअसल सावन का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में कांवड़ियों को भरोसा रहे कि वो किस दुकान में जाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और तमाम चीजें, इसको ध्यान में रखते हुए ये मांग उठाई गई, जिसके बाद अब इस पर कांग्रेस का पलटवार आया है। जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया कि यह भेदभाव का मैसेज देने वाली मांग है, इससे भेदभाव होता है। उनकी माने तो महापुरुषों ने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब और घृणा और नफरत फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जीतू पटवारी का कहना है। अभी बीजेपी ने उज्जैन में निर्णय लिया कि निर्णय क्या लिया, केवल लोगों में कैसे नफरत बढ़े इसका प्रयास किया कि हर व्यक्ति को अपना नाम लिखाना पड़ेगा अपना संस्थान के पहले। ये पहले से नियम है। तो सुना आपने जीतू पटवारी का क्या कहना था। उनका यह कहना था कि घृणा फैलाना और नफरत फैलाने का, ये भेदभाव करने का भी जो पूरा स्थिति है वो पैदा करती है। हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, संवाददाता, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जीतू पटवारी ने कहा कि भेदभाव और नफरत फैलाने का काम इससे और स्थितियां इससे पैदा होंगी, यानी कि कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो मांग उठाई गई है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बात मैं और इसमें ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोई व्यक्ति दुकान स्थापना का अपना नियमावली के तहत जो है वो अगर जो जाता है, अगर वो दफ्तर में और एक अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसके जो नियम कायदे कानून होते हैं वो अगर माने जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो महापुरुष हुए उन्होंने समाज में समरसता पैदा करने के लिए जातिगत जो भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन अब बीजेपी के तथाकथित नेता जो है वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वो अपना सरनेम के साथ जो है वो पूरा नाम लिखे। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो भेदभाव खत्म करने में सदियां लगी हैं, उसी भेदभाव और घृणा को वापस से बीजेपी समाज में पैदा करना चाहती है और यही कारण है कि इस तरह की मांग जो है वो बीजेपी के विधायकों के द्वारा की जा रही है। वो कह रहे हैं कि दुकान स्थापना के जो भी नियम है उनका अगर सरकार पालन कराती है तो उसमें वो उनके साथ है, लेकिन बीजेपी के विधायक अगर कोई इस तरह की मांग करते हैं जिससे समाज का जो ताना बाना है, समरसता का जो ताना बाना है वो यदि खराब होता है, तो उससे साफ होता है कि बीजेपी समाज में समरसता नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि सभी समाज के लोग जो है वो एक साथ मिलकर रहें, और यदि अगर इस तरह की जो मांग है वो कहीं ना कहीं समाज में विभेद पैदा करने वाली मांग है, ये एक साफ तौर पर जीतू पटवारी का कहना है। हालांकि देखिए बार बार वो एक बात को जरूर कह रहे हैं कि नियमों के अंतर्गत जो भी होता है वह मान्य है, लेकिन बीजेपी नए एजेंडे लेकर सामने ना आए। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये मांग उठी, उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर के विधायक जो रमेश मेंदोला, उनकी तरफ से भी मांग की गई और कई अन्य जो विधायक हैं या जो नेता हैं बीजेपी की तरफ से, उनके द्वारा भी ये मांग की गई, चाहे महाकाल स्थान हो या दूसरे अन्य धार्मिक स्थल हैं। वहां पर कई बार ये देखने में आता है कि वहां की जो लोकल दुकानदार हैं वो दूसरे समुदाय या दूसरे समाज के भी होते हैं, लेकिन जो नाम है वो अपना नाम उजागर नहीं करते। देखिए अगर मैं महाकाल उज्जैन की भी बात करूं तो महाकाल के आसपास जितनी भी दुकानें हैं, अधिकांश दुकानें महाकाल के नाम पर हैं, जबकि उसकी दुकान संचालित करने में जो न केवल हिंदू समाज के बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर रमेश मेंदोला का यही कहना है कि जो दुकानें हैं उन पर साफ तौर पर स्पष्ट होना चाहिए कि दुकान किस वर्ग के व्यक्ति की है। तो हालांकि साफ शब्दों में अगर कहें तो 2011 में यूपीए सरकार के समय इस पर कानून लागू हुआ था और एक प्रावधान भी था कि नाम डिस्प्ले होने चाहिए मालिक के, अगर नहीं होता तो जुर्माना भी इस पर लगता है। बावजूद इसके इस तरीके के बयान
सोचने वाले हैं कि आखिर क्यों दिए जा रहे हैं ऐसे बयान उसी मांग को लेकर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह कल हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भड़क गए। दरअसल कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इन तस्वीरों पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। और अब लक्ष्मण सिंह के इस पोस्ट के बाद, इस ट्वीट, इस मैसेज के बाद, इस रिप्लाई के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या लक्ष्मण सिंह नाराज हैं, उनको नहीं बुलाया गया, और इस महत्वपूर्ण मीटिंग में उनको नहीं बुलाने के पीछे की वजह क्या थी। हालांकि इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह के कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखे गए, जब उन्होंने जीतू पटवारी को लेकर कहा था कि अपने पैर पर कब खड़े होंगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो लक्ष्मण सिंह जो सोसाइटी कल जो बैठक थी उसमें उनको नहीं बुलाया गया, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर अजय सिंह ने जो फोटो जारी किए तो उस पर उन्होंने लिखा है कि साहब हमें क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि देखिए जो भी जो अफेयर्स कमेटीज बनती हैं या मध्य प्रदेश स्तर की जो भी कमेटियां बनती हैं उनका गठन जो है वो एआईसीसी की तरफ से होता है। तो ऐसे में हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि वो एआईसीसी के द्वारा जो पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी जो बनी है उसमें आखिर वो क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात को उनको एआईसीसी के मेंबर से करनी चाहिए ताकि ये उनको स्पष्ट हो सके कि आखिर उनको एआईसीसी में क्यों नहीं लिया गया। देखिए इसके पहले भी जिस तरीके से जो जानकारी है, जो कांग्रेस के तमाम जो नेताओं से जो मेरी बात हुई, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अलग अलग कमेटियां बनाई गई, उसमें अलग अलग लोग शामिल है, और ऐसे में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो शामिल है और उनके बेटे जयवर्धन सिंह शामिल है, लेकिन लक्ष्मण सिंह इस कमेटी में शामिल नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे उस बैठक में आ सकते थे? और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि देखिए एआईसीसी से सवाल नहीं पूछा है, उन्होंने पीसीसी से सवाल नहीं पूछा, जीतू पटवारी से सवाल नहीं पूछा है, वो अजय सिंह राहुल भैया से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि लक्ष्मण सिंह लगातार जो है वो अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते रहते हैं, या जो बयानबाजियां होती है चाहे वह राम मंदिर को लेकर हो या राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ जो ईवीएम को लेकर जो बयान दिए हों या जीतू पटवारी ने जो बातें कही हो, उसको लेकर वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार नसीहत देते रहते हैं, और उसी कड़ी में उनका ये बयान जो है वो शैलेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा पहले ही अगर यूपी के पॉलिटिक्स से इसको कंपेयर किया जाए शैलेंद्र, तो यहां पर लक्ष्मण सिंह जो है वो शिवपाल यादव वाला रोल निभाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए ये उनका दर्द आज का नहीं है। देखिए पहले भी अगर मैं बात करूं 2018 में जब सरकार आई थी तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जो दूसरी बार विधायक बने थे उनको मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लक्ष्मण सिंह काफी सीनियर नेता है, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उसके बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टीस ये नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो आपसे फौरन अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। नर्मदापुरम में तेज बारिश से मकान गिर गया और मकान के नीचे दबने से एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है। मकान गिरने से परिवार के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेज बारिश से झालसर गांव में यह मकान गिरा है और नर्मदापुरम में बारिश का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है, लेकिन हो रही है। ऐसे में देखिए ये तस्वीर मकान के गिरने की, मकान गिर गया और इस मकान के नीचे दबने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरन जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। तेज बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से बर्बादी का यह मंजर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो वहीं पचमढ़ी में लैंडस्लाइड हुई है और तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड से धूपगढ़ मार्ग बंद हो चुका है। पचमढ़ी से लैंडस्लाइड से मार्ग बंद हुआ है। बता दें कि यहां पर कई वाहन आना जाना करते हैं और पंचमढ़ी लोग यहां पर सबसे ज्यादा जो है घूमने फिरने आते हैं, लेकिन इस बीच लैंडस्लाइड की वजह से एकमात्र ये रास्ता जो कि बंद हो चुका है। आवाजाही में दिक्कतें, परेशानी। सवाल ये कि आखिर मलबा यहां से कब तक हटाया जाएगा। बैतूल के सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से
पानी छोड़ा जा रहा है, वो भी भारी मात्रा में। 11 गेट खुलने से जलमग्न हो चुकी हैं नदियां। घाट बागदेव के पास लंबा जाम लगा है। नर्मदापुरम की ओर जो बसें जा रही थी उन्हें वापस से लौटा दिया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सतपुड़ा बांध की, जहां 11 गेट खोले गए हैं। हालांकि नज़ारा काफ़ी मनमोहक था, लेकिन ये किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि नदी के किनारे बिल्कुल भी वो ना जाएं, बल्कि सेफ रहें। हालांकि कई बसेस भी ऐसी हैं जिन्हें फिलहाल मना कर दिया गया है इस रूट से गुजरने के लिए। सीहोर जिले में रात भर बारिश हुई है और बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर है। भैरुंदा के लाड़कुई गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव की सड़कों पर 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। बाढ़ की आशंका देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ निचले बस्तियों में लोगों को घरों में ही रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है। शैलेंद्र कौरव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप चौहान भी सीहोर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, नर्मदापुरम में तो हाल बेहाल है। बारिश जहां कुछ समय तक राहत लग रही थी, अब किसी आफत से कम नहीं लग रही। जी निश्चित तौर पर यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो आज सुबह ही 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई है अकेले नर्मदापुरम में। समूचे जिले में जोरदार बारिश का सिलसिला तड़के सुबह चालू हुआ था। गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस दौरान पूरे शहर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें लबालब हो गई थी और जो निचले इलाके हैं वो तालाब की शक्ल में नजर आने लगे थे। लोगों के घरों में पानी भरा गया था। माननीय यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे नगर जिला के अध्यक्ष श्रीमान गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर वाइस चांसलर मैडम रेणु जैन, अब मैं कुलगुरु बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन जी, हमारे विभाग के उच्च शिक्षा विभाग के CS केसी गुप्ता जी, सभी माननीय कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति या कुलगुरु, वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं, उस समय कुलपति बोलते थे, आज तो कुलगुरु बोलना समीचीन होगा। इस अवसर पर बहुत अच्छे ढंग से आपने विस्तार से आज की पूर्णिमा की व्याख्या की है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ श्री प्रोफेसर मिथिलेश प्रसाद जी, मिथिला प्रसाद, सभी मंचस्थ EC मेंबर, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समस्त कुलगुरुगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, विश्वविद्यालय के गुरु पूर्णिमा पर्व के इस अवसर पर मेरे साथ आज के इस अवसर पर 2 स्मृतियां जुड़ी हुई और ये मैं मान के चलता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ उसका अगर कहीं सूत्र पड़ा या बीज पड़ा है तो ये देवी अहिल्या का यही प्रांगण है जहां हमने ये निर्णय किया था, ये विचार किया था, कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करेंगे। कई कारणों से, उसमें से एक बड़ा कारण इंदौर में मेरे यहाँ रहने का भी था। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि जब मैंने विचार किया तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री था और जब परिणति हुई तब मैं मुख्यमंत्री हो गया। तो जो माननीय त्रिपाठी जी ने बात कही है कि गुरु का हाथ पकड़ते ही कैसे उद्धार होता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और काल के प्रवाह के ऐसे कई उदाहरण हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ध्यान में आएगा। हम कभी कल्पना करें कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी
शक्तियां हैं जो विचार करती है कि हमारी ये जो संस्कृति के अंदर विविध प्रकार के पर्व है, उत्सव है, इनका मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति क्या है। तो एक बड़ा उद्देश्य राष्ट्रवादी विचार में आता है कि भारत की सदियों से पहचान विश्व गुरु करके रही। अब ये विश्व गुरु करके पहचान बनाने का जो भाव आया, इस भाव का क्या अर्थ है? कोई विश्व का सबसे धनी देश बनने की इच्छा रखने वाली बात है क्या कि मैं विश्व का, भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूं, या ऐसे किसी ने कामना की? नहीं। तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आजादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय मैंने विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ा है वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ा है वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे, ये अपने अपने जैसे ये उसी प्रकार से न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहां से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहां से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें। वर्तमान के दौर में कि हमारे यहाँ, मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूं कि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति हमारी खास करके बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, ये हमारे एक एक त्योहार हमारी उस जड़ों से जोड़ते हैं जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो 5 प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना। तो बांटो जियो और जीने दो, कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव हमको ध्यान में, क्यों नहीं बनना चाहिए मकर संक्रांति? हमने 7 दिन का उत्सव हमारी सरकार ने मनाया। गुड़ी पड़वा बाद में आती, तो गुड़ी पड़वा ये हमारा वर्ष प्रतिपदा का बड़ा विशेष महत्व है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे गुरु पूर्णिमा का हिस्सा है। गुरु पूर्णिमा के अंदर जाएंगे तो अपन बहुत आगे की बात तो विद्वान बताएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है ना। अब स्वामी विवेकानंद का हमारे सबके सामने उदाहरण है। अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या तो संस्थापक तो विवेकानंद जी है, लेकिन उनके गुरु कौन है? तो अब ये कॉलेज से जुड़े विषय के प्रसंग में ध्यान में आ जाएगा। बीएससी किए हुए थे विवेकानंद जी, लेकिन उनको ध्यान में क्या है कि कौन गुरु, और गुरु से उनने क्या कल्पना की, भगवान के दर्शन कराओ, क्या क्या सब विवेकानंद को पढ़ा सब लोगों ने। लेकिन रामकृष्ण अगर विवेकानंद के जीवन में नहीं आते तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होता क्या? विवेकानंद बन सकते थे। समर्थ रामदास शिवाजी के जीवन में नहीं आते तो शिवाजी का पूरा चरित्र हमारे सामने आता है। और आगे चलो, हमारे सामने भगवान कृष्ण का जीवन सबके सामने। भगवान ने बड़ा पराक्रम किया, बिल्कुल गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, कंस की सत्ता। लेकिन एक बड़ा काम तो उस समय भी उन्होंने किया कि कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ने सत्ता नहीं पकड़ी। उनका स्थान तो उच्च हुआ, लेकिन फिर भी तत्समय के सभी लोगों ने विचार किया कि ये आए ग्रामीण अंचल से, गांव से आए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा की महत्ता हमारे समाज ने फिर स्थापित की और हुसैन महाराज को कुर्सी दे दी, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भेजा। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने कहीं इसको लिखा भी, आपने ध्यान भी आया होगा कि हमारे गुरु के रूप में आचार्य सांदीपनि का जीवन, ये भी सबके सामने आना चाहिए। आचार्य सांदीपनि ने
ये मान के चलो, पहले तो उनका बनारस में आश्रम था, लेकिन कंस ने जब सत्ता पकड़ी तो सत्ता पकड़ने के बाद जैसा होता है, जैसा अभी अफगानिस्तान की घटना होगी और ऐसे देश जब शांति के दौर से निकलते हैं तो सत्ता के सूत्र ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के हाथ में आते तो फिर वहां सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो हमने वो दौर की कल्पना करो, जब कंस आ गया तो कंस के कारण से सांदीपनि जी अपना गुरुकुल उकुल खत्म करके वो भी अपनी पत्नी के साथ छोटे बच्चे के साथ देश की तीर्थाटन पे निकल पड़े। अपन जिसकी सरल भाषा में बोलोगे देव दर्शन करने निकल गए और घूमते घूमते वो चले गए वर्तमान के प्रभास पाटन द्वारका के हिस्से में। और जैसे अभी 1947 तक था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अकेले अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जो जो जिसको जहां मिला वो अपने अपने कब्जे अड्डे बना के बैठे थे। तो ये 5-7 प्रकार की विदेशी ताकतें अभी 47 में भी थी। ऐसे उस दौर में भगवान कृष्ण जब वहां, वो ये कल्पना करो कि सब सांदीपनि जी घूमते घामते पहुंचे तो सांदीपनि जी के साथ में छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे को तो ठीक है, लेकिन वहां जो लोग थे वो जामनगर अभी कहते हैं, लेकिन जाम को अब ऐसा ही मानते कि अपभ्रंश हो गया। कई बार मैं पंडित तो नहीं हूं लेकिन जानकारी के साथ तालमेल जोड़ते हैं लोग, तो कहते थे भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देने के लिए यम से ऊपर से स्वर्ग में गए और वहां से लड़ाई करके लेके आए और उनको गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को सांदीपनि जी को दे दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से देखें कि भगवान अगर स्वर्ग में जाके करते तो फिर वो कृष्ण बन के क्यों आए? विष्णु भगवान के रूप में निपट लेते, कंसवंश को पैदा ही नहीं होने देते। काय की कहानी जब वहीं से करना है तो फिर यहाँ क्यों आना? रुकेंगे